वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज से हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी का एक नया चैप्टर यानी वॉल्यूम 3 शुरू करने जा रहे हैं। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि वॉल्यूम 2 के बाद थोड़ा ब्रेक ले लूं, लेकिन यार आप लोगों का प्यार ही ऐसा है कि मुझसे दूर नहीं रहा गया और मैं वापस आ गया। लेकिन दोस्तों, आगे के 3 महीने मेरे लिए बहुत टफ होने वाले हैं। फरवरी में मेरे एग्जाम हैं, मार्च में प्रैक्टिकल हैं और फिर अप्रैल में दोबारा एग्जाम है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, इसलिए डेली वीडियो लाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो मिलती रहे। और एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है। यार अभी वीडियो से यूट्यूब कुछ खास दे नहीं रहा है और मुझे अपनी जेब से काफ़ी लॉस उठाना पड़ रहा है। आपको पता है कि मैं एआई इमेजेस जनरेट करवाता हूँ। पहले मैं एक वीडियो में 130 से 140 इमेजेस प्रॉम्प्ट यूज करता था, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। लेकिन अभी बुक 2 में उतना सपोर्ट और पे आउट नहीं आ रहा है और सुपर थैंक्स भी बहुत कम है। इसलिए मजबूरी में मुझे इमेज प्रॉम्प्ट्स कम करने पड़ रहे हैं। अब से मैं वीडियो में 70 से 80 इमेजेस ही यूज कर पाऊंगा। तो अगर एडिटिंग थोड़ी ऊपर नीचे लगे तो प्लीज भाई समझकर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं नहीं चाहता कि चैनल बंद हो, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तो चलिए, आपकी दुआओं और सपोर्ट के साथ वॉल्यूम 3 के इस नए सफर का आगाज करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 264 से लेकर 270 तक। अध्याय 264, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। वॉल्यूम ओपनिंग। हर कोई एक शिकारी है और हर कोई एक शिकार है। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के आतंक के बीच फंसे लोएन किंगडम के MI9 के डिप्टी डायरेक्टर। नेशनल कन्वेंशन में तीखी बहस, ह्यूजेस आर्टोइस की हत्या में इटर्नल ब्लेसिंग सन चर्च की भूमिका। चौंकाने वाली लापरवाही। सीमाओं पर बातचीत, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी की पाबंदियों पर दो चर्चों के बीच चर्चा। कोई शपथ नहीं, कोई इम्यूनिटी नहीं, बिना शपथ लिए मेंबर्स के अधिकारों पर बहस। नेशनल कन्वेंशन या विधर्मियों का ठिकाना। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के टेररिज्म के पीछे विधर्मियों को ढाल दे रहे थे ह्यूजेस आर्टोइस। अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस तेज दोपहर की धूप में जेना का ध्यान खींच रही थीं। वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस को गौर से देख रही थी और अलग अलग नजरियों से हो रही तीखी बहस की गवाह बन रही थी। जेना की नजर आखिरकार न्यूज स्टैंड के किनारे लगे वांटेड पोस्टर्स पर टिक गई। गिलाउम बेनेट, पुआलिस डी रोकेफोर्ट, लूमियन ली, सेलिया बेलो। जेना अपने खुद के पोस्टर को घूरती रही, उसे वो अजीब तरह से जादुई लगा। उस पोर्ट्रेट में उसकी कोई झलक नहीं थी, उसकी बनावट बिल्कुल उल्टी थी, सिवाय उसकी बेमिसाल खूबसूरती के। यहाँ तक कि उसका भाई जूलियन भी उसे अपनी बहन के रूप में नहीं पहचान पाता, तो इनामी शिकारियों की बात ही क्या थी। और इस तरह जेना ने दिन के समय थिएटर DL एनसियन केज ए पीजन्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी और रात के समय साले डी बालब्रिस में अपनी आवाज से ऑडियंस का मनोरंजन करती रही, जिससे उसका गुजारा हो सके। उसकी लाइफ वैसी ही बनी रही जैसी पहले थी। अगर ह्यूजेस आर्टोइस की मौत और उसके बाद होने वाले झगड़ों को लेकर न्यूज़पेपर्स में डेली बहस ना हो रही होती, तो जेना को शक होता कि उसे मारने का काम महज इमोशनल उथल पुथल से पैदा हुआ कोई सपना था। फ्रांका की खोजबीन और उसके अपने अंदाजों के आधार पर ऑफिशियल ब्यॉन्डर्स जेना द्वारा ह्यूजेस आर्टोइस के खात्मे की सराहना करते हुए लग रहे थे। उनका मानना था कि उसने विधर्मियों के एक ग्रुप को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया था। अगर नेशनल कन्वेंशन का दबाव और अलग अलग पाबंदियां ना होती, तो वे शायद जेना को मेडल देने के बारे में भी सोच सकते थे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाई और एक ऐसा वांटेड पोस्टर तैयार किया जो असलियत से बिल्कुल अलग था। उन्होंने जेना के भाई जूलियन की मदद करने के बहाने एक जांच का सहारा लिया, ताकि उन काली ताकतों को मिटाया जा सके जिन्होंने उसकी भावनाओं को अस्थिर किया था। उन्होंने उसके मानसिक बीमारी को ठीक किया और उसे एक फिटर के रूप में एक कानूनी काम दिलवाया। ये सब मानवतावाद और विश्वासियों के समर्थन के नाम पर किया गया। जेना के लिए अपने पड़ोसी जूलियन से मिलते समय सावधानी बरतने के अलावा उसकी लाइफ काफी हद तक बेरोक टोक चलती रही। उसने थिएटर एक्टिंग में अपनी पढ़ाई जारी रखी और जब भी जरूरत पड़ती वो शोई डिवा में बदल जाती। फ्रांका के अनुभव के आधार पर अगर जेना कुछ और दिनों के लिए मार्केट डिस्ट्रिक्ट में रुकती, तो इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के प्योरीफायर शायद उसके पास आते, ताकि वाइल्ड बियॉन्ड पावर्स की वजह से होने वाली किसी भी एक्सीडेंटल तबाही को रोकने के लिए कॉमन नॉलेज और वर्जित बातों को शेयर कर सकें। वे उसे एक इन्फॉर्मेंट के रूप में भर्ती करने की कोशिश भी कर सकते थे। अगर वो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी चर्च का बियॉन्डर होता, तो वे शायद उसे चुपके से ऑब्जर्व करते, उसके कदमों का पीछा करते और उसके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के सोर्स का पता लगाते। हालातों के आधार पर वे तय करते कि उसे तुरंत पकड़ा जाए और एक इन्फॉर्मेंट में बदल दिया जाए, या बड़े प्लेयर्स को पकड़ने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया जाए। दूसरी ओर प्यूरीफायर शायद एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाते, क्योंकि जेना ने उनके मकसद में काफी मदद की थी। जेना ने इन बातों पर कम ही ध्यान दिया।
अगर ऑफिशियल बियॉन्डर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते तो वो भाग जाती। अगर वे उसे एक इन्फॉर्मेंट के रूप में भर्ती करना चाहते तो वो मान जाती। और अगर वे उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते तो वो अपना कर्ज चुकाने और अगले साल की ट्यूशन फीस बचाने के लिए काम करना जारी रखती। अपनी नजर हटाते हुए ग्रे वाइट गाउन पहने जेना थिएटर डीएल एनसीएन केज ए पीजन से बाहर निकली। वो रूडेस ब्लाउज ब्लांचेस की ओर मुड़ी, साले डी बाल ब्रिस में दिलकश शोई डिवा बनने की तैयारी में स्मोकी और डार्क मेकअप से अपना चेहरा सजाने से पहले थोड़ा आराम करने की तलाश में। अपार्टमेंट 601, 3 रूडेस ब्लाउज ब्लांचेस। फ्रांका, जिसने एक ब्लाउज, हल्के रंग की ब्रीच और लकड़ी की चप्पलें पहनी हुई थीं, उसने लुमियन का गर्मजोशी से स्वागत किया। थिएटर डीएल एनसीएन केज एपीजेंस उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। तबाही के बाद के रिकंस्ट्रक्शन के लिए विधर्मी की जायदाद की चैरिटी ऑक्शन में गार्डनर मार्टिन ने 50,000 वर्ल्ड डीओर में थिएटर डीएल एनसीएन केज एपीजेंस खरीदा था और इसका मैनेजमेंट फ्रांका को सौंप दिया था। ज्यादातर प्रॉफिट उसकी मिस्ट्रेस के रूप में उसी के हाथों में छोड़ दिया गया था। ऑक्शन के दौरान उसने 2000 वर्ल्ड डीओर में ऑबर्ज डू कॉक डोरे को भी सुरक्षित कर लिया था। कभी कभी वो तबाही के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के इरादे से अजीबोगरीब जांच करने के लिए लोगों को भेजता था। लुमियन ने बेशक डेली ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल ली थी। जैसे जैसे मौसम गर्म हुआ, लुमियन ने लाइट ब्राउन ट्राउजर्स, एक क्रिस्प व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक वेस्टकोट पहनकर इस बदलाव को अपनाया। उसने कोट पहनने की जहमत नहीं उठाई। थिएटर डीएल एनसीएन केजे पीजेंस के मुनाफे के बारे में पूछने के बजाय लुमियन ने आसपास का जायजा लिया और एक सवाल किया। मैं उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानना चाहता हूँ जिसमें हम शामिल हुए हैं। उसने शुरू में सोचा था कि फ्रांका सही समय पर उसे जानकारी देगी। हालांकि कई दिनों तक इंतजार करने के बाद ऐसा लगा जैसे फ्रांका इस मामले को भूल गई है, जिससे लुमियन के पास खुद जवाब तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। फ्रांका दंग रह गई। उसकी हैरानी साफ दिख रही थी जब उसके मुंह से निकला, तुम्हें नहीं पता? तुम बिना ऑर्गेनाइजेशन की किसी जानकारी के शामिल हो गए? अगर मैडम जजमेंट की इस बात की कंफर्मेशन ना होती कि लुमियन एक मेंबर है, तो फ्रांका को शक होता कि वो झांसा दे रहा है और असल में शामिल नहीं हुआ है। लुमियन ने ईमानदारी से समझाया, मैं पहले प्रोबेशन पर था और असेसमेंट पास करने के बाद मेरे मेजर अरकाना कार्ड ने डिटेल्स बताने का काम तुम पर छोड़ दिया। फ्रांका ने इस सफाई को मान लिया। उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने शुरुआती दिनों की अपनी कम जानकारी याद आ गई। वो वापस रिक्लाइनर पर बैठ गई, अपने पैर मोड़ लिए और अपना पोस्चर सीधा किया। हम सब टैरो क्लब के मेंबर्स हैं। टैरो क्लब? नाम सुनते ही सामने सोफे पर बैठे लुमियन ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। आखिर इस गुप्त ग्रुप के मेंबर्स ने टैरो कार्ड्स को अपने कोड नेम के रूप में अपनाया था। कोर मेंबर्स मेजर अरकाना कार्ड्स से जुड़े थे, जबकि आम मेंबर्स के पास माइनर अरकाना कार्ड्स थे। फ्रांका का चेहरा धीरे धीरे गर्व से चमकने लगा। हमारा टैरो क्लब पूरी दुनिया का सबसे असाधारण सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई यहाँ तक कह सकता है कि ये सबसे ताकतवर संगठनों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे लीडर सभी देवताओं के शिखर पर खड़े एक सुप्रीम वजूद हैं। दूसरे सीक्रेट संगठनों में जिन देवताओं की वे सेवा करते हैं, वे महज निगरानी करते हैं और दैवीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे एक्टिव रूप से हिस्सा नहीं लेते। हालांकि मिस्टर फूल के गहरी नींद में जाने से पहले वे रेगुलरली अपने दैवीय साम्राज्य में मेजर अरकाना कार्ड धारकों के लिए सभाएं बुलाते थे। हम इसे क्या कहते हैं? एक सच्ची डिवाइन काउंसिल। दूसरे चर्चों में तथाकथित डिवाइन काउंसिल हो सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा किसी देवता की कड़ी निगरानी में होने वाली मीटिंग्स होती हैं। ये देवता की सीधी भागीदारी वाली सभा नहीं होती। फ्रांका ने अपने सीने पर हाथ रखा और थोड़ा झुककर सम्मान दिया। प्रेज द फूल। लुमियन ने टैरो क्लब की संभावनाओं पर विचार किया था। आखिर मैडम मैजिशियन से रहस्य और ताकत की झलक मिलती थी। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस महान अस्तित्व की वे बात कर रही थीं, वो टैरो क्लब का लीडर होगा। इसने देवताओं के बारे में उसकी पुरानी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया। एक पल के विचार के बाद उसने अपने मन की बात कही। क्या मिस्टर फूल को द फूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास मेजर अरकाना का द फूल कार्ड है? तो क्या वे भी टैरो क्लब के एक मेंबर हैं? यह आंशिक कारण है, फ्रांका ने थोड़ी देर रुकने के बाद जवाब दिया। हालांकि कोई भी इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकता। मुझे शक है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि द फूल मिस्टर फूल को दिए गए कई सम्मानजनक नामों में से एक है। इसलिए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय उन्होंने टैरो क्लब नाम चुना और हर मेंबर को अलग अलग टैरो कार्ड सौंपे। लेकिन क्या हम वाकई उन्हें सीधे मिस्टर फूल कहकर बुला सकते हैं? लुमियन ने सवाल किया। उसे किसी देवता के लिए सम्मानजनक शब्द मिस्टर का इस्तेमाल करना थोड़ा ईशनिंदा जैसा या अपमानजनक लगा। यह बहुत साधारण लग रहा था और इसमें जरूरी पवित्रता की कमी थी। फ्रांका मुस्कुराई और उसे यकीन दिलाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कहा जाता है कि मिस्टर फूल खुद इस तरह से बुलाए जाने का काफी आनंद लेते हैं। ये देखते हुए कि लुमियन के पास और कोई सवाल नहीं है, फ्रांका ने बात जारी रखी। कई अनुष्ठानिक जादू में अगर आप अपनी प्रार्थनाओं के लिए कोई सही प्राप्तकर्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप मिस्टर फूल से मदद मांग सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस आपकी उम्मीदों से अलग हो सकता है, लेकिन ये हमेशा शानदार तरीके से मनचाहे नतीजे की ओर ले जाएगा। एकमात्र चेतावनी ये है कि मिस्टर फूल गहरी नींद में हैं और हमें उन्हें अक्सर परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे मेजर अरकाना कार्ड के अनुसार जब तक बहुत जरूरी ना हो, हमें महीने में एक बार से ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। अकेले उनका सम्मानजनक नाम जपने से ध्यान या सहायता नहीं मिलेगी। असल में इसका नतीजा नाकामी हो सकता है और एक निश्चित खतरा पैदा कर सकता है। एक सोए हुए देवता द्वारा अनजाने में छोड़ी गई ताकत हमें अनगिनत बार तबाह करने की काबिलियत रखती है। इसलिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना चाहिए। मैडम मैजिशियन ने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन उनकी सफाई के अनुसार मिस्टर फूल की नींद महज सोने से कहीं ज्यादा अहमियत रखती थी। फ्रांका डिटेल्स से अनजान लग रही थी। लुमियन ने इस पर विचार किया और सोच समझकर पूछा, मिस्टर फूल किस तरह के देवता हैं? फ्रांका ने अपना गला साफ किया और जवाब दिया, मेरा लेक्चर इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझे सब कुछ इतना याद नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप मिस्टर फूल के कैथेड्रल जाएं और बिशप के प्रवचन सुने। मिस्टर फूल का कैथेड्रल? लुमियन हैरानी से चिल्ला उठा। क्या ट्रायर में मिस्टर फूल को समर्पित कोई कैथेड्रल था? क्या इंटिस में केवल 2 चर्च नहीं थे? फ्रांका ने समझाया, मिस्टर फूल का चर्च मुख्य रूप से सोनिया सी के रोस्टेड आर्कीपेलागो और दक्षिणी महाद्वीप के कुछ स्थानों में है। हालांकि कई व्यापारियों, मल्लाहों, इनामी शिकारियों और समुद्र में खजाना तलाशने वालों के विश्वास के कारण हम अक्सर स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट के लाविग्नी डॉक्स में मिस्टर फूल के अनुयायियों से मिलते हैं। बाद में कुछ कारणों से दोनों चर्च वहां मिस्टर फूल के चर्च के लिए एक छोटा कैथेड्रल बनाने पर सहमत हुए, जिससे गुजरने वाले समुद्री व्यापारियों को अपनी प्रार्थना करने का मौका मिल सके। हालांकि कैथेड्रल के बाहर धर्म परिवर्तन करना या प्रचार करना सख्त मना है। ज्यादातर ट्रायरवासी इसके वजूद से अनजान हैं। स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट ट्रायर के पश्चिम में स्ट्रेंजो नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित था। लाविग्नी डॉक्स कई समुद्री बंदरगाहों से आने वाले अलग अलग सामानों से गुलजार रहता था। समुद्री व्यापारी अक्सर वहां से गुजरते थे, जबकि मल्लाह ट्रायर की जीवंतता और समृद्धि का अनुभव करना चाहते थे। लाविग्नी डॉक्स के पश्चिम में ट्रोकैडो टाउन था, जो अपनी ट्रोकैडो शराब के लिए मशहूर था। लुमियन ने सिर हिलाया और कहा, मैं वहां जाने और सुनने के लिए समय निकालूंगा। ये तय होने के बाद उसने जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर फूल के चर्च और हमारे टैरो क्लब के बीच क्या कनेक्शन है? अध्याय 265, मेजर अरकाना कार्ड्स। फ्रांका रिक्लाइनर पर पैर मोड़कर बैठी थी और काफी देर तक इस सवाल पर विचार कर रही थी। सावधानी से सोचने के बाद उसके होठों पर एक मुस्कान आई और वो बोली, मिस्टर फूल का चर्च हमारे टैरो क्लब की एक इंडिपेंडेंट सब्सिडियरी की तरह है। लुमियन की हैरानी को देखते हुए उसने आगे समझाया, हमारे टैरो क्लब का हर मेजर अरकाना कार्ड दुनिया में एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत को दर्शाता है, चाहे वो असलियत में हो या मिस्टिसिज्म में। मुझे शक है कि मिस्टर फूल के चर्च के पोप भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं। जहां तक दूसरे मेजर अरकाना कार्ड्स की बात है, वे अलग अलग संगठनों को लीड कर सकते हैं। हालांकि ये संगठन शायद मिस्टर फूल में यकीन न रखें, लेकिन वे टैरो क्लब के कुछ ऑपरेशंस में मदद दे सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो टैरो क्लब हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, जिसे सीधे मिस्टर फूल देखते हैं। मेजर अरकाना कार्ड रखने वाले हर मेंबर का एक खास रुतबा और अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, और ऐसा ही एक होल्डर मिस्टर फूल का चर्च है, फ्रांका ने विस्तार से बताया। लुमियन फ्रांका की बात को मोटा मोटा समझ गया और उसने पूछा, हमारे पास कितने मेजर अरकाना कार्ड्स हैं? फ्रांका ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं कोई सटीक नंबर नहीं बता सकती, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स की पहचान गुप्त रखी जाती है। हम केवल उसी मेजर अरकाना कार्ड के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं जिसके हम सबऑर्डिनेट हैं। खैर, मेरी मैडम जजमेंट है। मेरी मैडम मैजिशियन है, लुमियन ने अपनी बात जोड़ी। मैडम जस्टिस, मिस्टर हैंग्डमैन, मिस्टर सन, मैडम हर्मिट, मिस्टर स्टार, मिस्टर मून। लुमियन को एहसास हुआ कि इन नामों में रहस्य और गहराई का एहसास था, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स जैसे साधारण नामों से बिल्कुल अलग थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे फ्रांका द्वारा बताई गई एक अहम बात याद आई। मैडम जस्टिस को मिर्सीशायर, ट्रायर और बैककुंड में देखा गया था। मैडम जजमेंट और मैडम मैजिशियन के अलावा ये अकेला मेजर अरकाना कार्ड था जिसके ट्रायर में होने की कंफर्म खबर थी। लुमियन को अच्छी तरह याद था कि मैडम सूसी ने वेस्ट मिर्सीशायर कोस्ट के लोगों के स्पेक्टेटर पाथवे के बियॉन्डर्स होने की संभावना का जिक्र किया था। इसका मतलब था कि उन्हें वेस्ट मिर्सीशायर कोस्ट की अच्छी समझ थी।
ये देखते हुए कि वो और दूसरी साइकियाट्रिस्ट ट्रायल में थी, उनकी एक्टिविटी के एरिया मैडम जस्टिस के साथ कम से कम 2/3 ओवरलैप होते थे। इसके अलावा जब मैडम मैजिशियन ने बताया था कि दोनों साइकियाट्रिस्ट बराबर लेवल की हैं और उसकी मानसिक समस्या हाई लेवल के मामलों से जुड़ी थी, तो लूमियन को शक हुआ कि उनमें से एक मैडम जस्टिस थी। इस आधार पर कि मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट दोनों ही टैरो कार्ड्स के नाम का इस्तेमाल करना और अपने असली नाम छिपाना पसंद करती थीं, ये ज्यादा मुमकिन था कि उसके सामने बैठने वाली रहस्यमयी लेडी मेजर अरकाना कार्ड जस्टिस की होल्डर थीं। दूसरी ओर सूसी उनकी सबॉर्डिनेट माइनर अरकाना कार्ड लगती थी। इन विचारों के साथ लुमियन ने फ्रांका की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमारे टैरो क्लब के अंदर से जेना के भाई के लिए कोई असली साइकेट्रिस्ट ढूंढने का प्लान बना रही थी? लुमियन द्वारा अचानक टॉपिक बदलने से फ्रांका उलझ गई और हैरान रह गई। फ्रांका हंसी और बोली, ऐसा लगता है कि ये दो कार्ड अक्सर साथ दिखते हैं। हाँ, हमारे टैरो क्लब की आदत है कि किसी काम को पूरा करने के बाद वहां टैरो कार्ड्स का पूरा डेक बिखेर दिया जाए। हम उस कार्ड को सबसे ऊपर रखते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करता है। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? लुमियन ने फ्रांका को बीच में टोकते हुए पूछा। टैरो कार्ड्स का डेक इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? क्या तुम्हें ये हरकतें कूल नहीं लगती? फ्रांका बड़बड़ाई, तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव कार्ड वहां छोड़ सकते हो, लेकिन बिना एक कार्ड के बाकी डेक का क्या काम? तुम्हें अगली बार नया डेक खरीदना ही पड़ेगा। अगर तुम फैक्ट्री जाकर सिर्फ एक ही तरह के बहुत सारे कार्ड्स कस्टमाइज करवाते हो, तो तुम आसानी से टारगेट बन जाओगे। मैं इसे खुद ड्रॉ कर सकता हूँ, लुमियन ने तुरंत एक हल निकालते हुए कहा। हालांकि वो प्रिंटेड क्वालिटी की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की मुख्य विशेषताओं को उकेर सकता था। फ्रांका एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, क्या तुम्हारे हाथ से बनी चीज का कोई मिस्टिकल कनेक्शन नहीं होगा? क्या तुम्हें डिविनेशन को रोकने के लिए एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी? आह, हमें हर बार उन्हें बिखेरने की जरूरत नहीं है। नॉन टैरो क्लब मेंबर्स के साथ काम करते समय हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें अभी चल रहे सीक्रेट मिशंस के दौरान उन्हें बिखेरने की जरूरत नहीं है। और जब हम शक के घेरे में हों, तब भी हमें उन्हें नहीं बिखेरना चाहिए। धिक्कार है, हम रास्ते से कैसे भटक गए? मैं जो बताना चाहती थी वो ये है कि टैरो क्लब के रिवाजों और परंपराओं की वजह से मैंने न्यूज़पेपर्स और मिस्टिकल गैदरिंग्स से एक्टिव मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में जाना है। मैडम जस्टिस मिट्सीशायर कोस्ट, ट्रायर और बैककुंड में कई बार दिखाई दी हैं। मिस्टर हैंग्ड मैन समुद्र में दिखाई दिए हैं। हमारे पास मैडम हर्मिट और मिस्टर सन के साथ साथ दक्षिणी महाद्वीप से मिस्टर मून और मिस्टर स्टार भी हैं। बाकी मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओह, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें पायरोमैनियक पोशन फॉर्मूला और इसकी मुख्य सामग्री इतनी जल्दी कैसे मिल गई। तुम गलत नहीं हो। लुमियन मुस्कुराया, फ्रांका को ये इशारा देते हुए कि उसका अंदाजा सही था। उसका मानना था कि अगर वो शैडो ब्रांड से मेल खाने वाले बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल कर ले, तो वो उस मिस्टिकल आइटम को बनवाने के लिए मैडम मैजिशियन से किसी सन स्तर के आर्टिसन को ढूंढने में मदद मांग सकता था। उसकी तुलना में जो केवल एक सीक्वेंस साथ था, मैडम मैजिशियन पहले से ही एक डेमिगॉड थी और उनके किसी हाई लेवल आर्टिसन से वाकिफ होने की संभावना ज्यादा थी। फ्रांका ने लंबी सांस ली और बातचीत जारी रखी। मेजर अरकाना कार्ड रखने वाला हर मेंबर एक डेमिगॉड है जिसके संत होने की काफी संभावना है। कम से कम जो एक्टिव मेंबर्स हैं वे ग्राउंडेड एंजल्स के लेवल के नहीं लगते। हालांकि मैडम जजमेंट ने मुझे बताया था कि टैरो क्लब में एक से ज्यादा एंजल हैं, कम से कम 8 संत और एक से ज्यादा एंजल। वे ऑरोरा ऑर्डर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। लुमियन ने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि क्या टैरो क्लब के कोर मेंबर्स अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच वफादारी बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। फ्रांका ने अपनी ख्वाहिश जताते हुए आगे कहा, मेरा मौजूदा सपना सीक्वेंस 5 तक कदम दर कदम आगे बढ़ना है, फिर हंटर पाथवे के सीक्वेंस 4 तक पहुंचकर डेमिगॉड बनना है। इससे मुझे मेजर अरकाना कार्ड हासिल करने का हक मिल जाएगा। इसका मतलब न केवल ज्यादा ताकत और सुरक्षा होगी, बल्कि इससे मुझे डिवाइन काउंसिल में हिस्सा लेने और मिस्टर फूल के जागने पर उनसे सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा। मैडम मैजिशियन के अनुसार मेजर अरकाना कार्ड हासिल करना सीक्वेंस 4 तक पहुंचने और डेमिगॉड बनने पर डिपेंड नहीं करता। लुमियन ने फ्रांका की उम्मीदों को कम करने के लिए ये बात मन में रखी। हालांकि फ्रांका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराई और बोली, खैर, मेरा सवाल मिस्टर फूल के जागने तक इंतजार कर सकता है। जब समय आएगा तो डेमिगॉड यकीनन दूसरे मेंबर्स के मुकाबले मेजर अरकाना कार्ड पाने के लिए ज्यादा काबिल होंगे। इस मोड़ पर उसने लुमियन की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी, हमारे अलावा ट्रायर में 4 और माइनर अरकाना कार्ड्स एक्टिव हैं। कुल मिलाकर दुनिया में 23 कार्ड्स हैं, लेकिन शायद इससे कम भी हो सकते हैं। कई बियॉन्डर्स को किसी घटना की जगह पर टैरो कार्ड्स बिखेरना और हमारी नकल करना फैशन लगता है। वे शायद ऑफिशियल बियॉन्डर्स की जांच को भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। ट्रायर में सबसे मशहूर कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। साल की शुरुआत में
उसने रोज स्कूल ऑफ थॉट नाम के दक्षिणी महाद्वीप के टेररिस्ट संगठन के एक गोदाम को उड़ा दिया था। उस गोदाम में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपा था और मौके पर इंसानों के अलावा दूसरे अवशेष भी मिले थे। लुमियन ने फ्रांका की बातों को ध्यान से सुना, जिससे उसे टैरो क्लब, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना कार्ड्स की बेहतर समझ मिली। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या माइनर अरकाना कार्ड्स की मिस्टिसिज्म की दुनिया में कोई सभाएं होती हैं? नहीं, फ्रांका ने फिर से अपना सिर हिलाया। जब तक हम खुद न मिलें, जैसा कि हम मिले हैं, हम केवल अपने संबंधित मेजर अरकाना कार्ड्स के जरिए ही बात कर सकते हैं। हाँ, मिस्टर फूल के डिवाइन किंगडम में मेजर अरकाना कार्ड्स के बीच रेगुलर सभाएं जरूर होती हैं। हालांकि मैडम जजमेंट ने एक बार बताया था कि इमरजेंसी में हमारे मेजर अरकाना की मदद से हम इस तरह बात कर सकते हैं जो हकीकत से परे हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लुमियन के पास और कोई सवाल नहीं था। थोड़ी देर और बात करने के बाद उसने जेना के कदमों की आवाज सीढ़ियों पर सुनी। वो खड़ा हो गया और जाने की तैयारी करने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? फ्रांका ने हैरानी से पूछा। इस समय साले डी बाल्ब्रिस में उसके लिए करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो वहां रुककर फाइटिंग ईविल खेल सकता था, वो खेल जिसे एम्परर रोजल ने इन्वेंट किया था। लुमियन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं। कैटाकॉम्स की ओर। पागल फ्लेमिंग और रोहर कपल की राख को आखिरकार कैटाकॉम्स में सुपुर्द खाक किया जा रहा था। अध्याय 266। कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के हलचल भरे पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लुमियन ने रहस्यमयी प्राइंग ग्लासेस पहने और उस गाड़ी पर चढ़ गया जो पेंट की हुई आंखों से सजी थी। दो साधारण पुलिस कांस्टेबल जो काली यूनिफॉर्म पहने हुए थे, सामने वाली सीटों पर बैठ गए। उनके पैर 3 गंभीर कलशों अर्न्स के पास टिके थे, जिन पर जान गंवाने वालों के नाम फ्लोरोसेंट स्याही से चमक रहे थे। गाड़ी के धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले लुमियन उनके सामने बैठ गया और उसे पुराने कांस्टेबल की जिज्ञासु नजर ने पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन जाने वाली आत्माओं से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसे याद आया कि मृतकों में से 2 का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था और बचे हुए एक के दूर के रिश्तेदार फ्लेमिंग का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। वे न केवल राख और अवशेष लेने आने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने खून या शादी के रिश्ते से जुड़े होने की बात भी हिचकिचाते हुए मानी थी। लुमियन ने शांति से जवाब दिया, एक तरह से मैं उनका मकान मालिक हूँ। सिर्फ मकान मालिक? पुराने कांस्टेबल को थोड़ा शक हुआ। ऑफिसर, एक मकान मालिक भी इंसान होता है, वो दूसरों के लिए महसूस कर सकता है। लुमियन थोड़ा हंसा। मैंने उनके साथ ड्रिंक शेयर की है और बातचीत की है। उनके अवशेषों के साथ कैटाकॉम्स तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। युवा कांस्टेबल ने कोई दिलचस्पी न होने का नाटक किया और खिड़की से बाहर झांकने लगा, जबकि पुराने कांस्टेबल के चेहरे पर जान पहचान वाला भाव था। जवानी तुम पर सूट करती है, लेकिन मार्केट डिस्ट्रिक्ट में मोटल या अपार्टमेंट के बिजनेस में तुम्हें किराएदारों से लगाव होने से बचना चाहिए, वरना या तो तुम्हें धोखा मिलेगा या तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ऐसे कुछ और अनुभवों के बाद दूसरों के लिए तुम्हारा उत्साह कम हो जाएगा। लुमियन ने एक छोटा सा जवाब दिया और कांस्टेबल ने दूसरा विषय छेड़ दिया। हमारे पास अभी भी फ्लेमिंग का सामान है। उसके रिश्तेदारों ने उन्हें लेने से मना कर दिया है। क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे? अगर नहीं तो हम खुद इसे संभाल लेंगे। जब मैं कैटाकॉम से लौटूंगा तब देखूंगा, लुमियन ने बेफिक्री से जवाब दिया। मार्केट डिस्ट्रिक्ट से क्वार्टियर DL ऑब्जर्वेटरी के प्लेस डू पुर्गेटोयर के सफर के दौरान पुराना कांस्टेबल बातें करता रहा। वो लुमियन को उलझाने और अपने साथी को बातचीत में खींचने की कोशिश करता रहा। उसकी बातें कभी खत्म नहीं हो रही थीं। आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचकर लुमियन गाड़ी से नीचे उतरा और रोहर की राख को अपने हाथों में ले लिया। अपने मिलनसार स्वभाव के बावजूद लुमियन को एक नई राहत महसूस हुई, जैसे उसके कानों को थोड़ा आराम मिल गया हो। कैटाकॉम्ब एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे लुमियन पहले मिल चुका था, उनके आने का इंतजार कर रहा था। वो अपने 30 के दशक के बीच में था, एवरेज बनावट वाला, जिसके बाल घुंघराले और भूरे थे, दाढ़ी घनी थी और आंखें थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। उसने पीली पैंट, एक सफेद शर्ट और नीली वेस्टकोट पहनी थी। केंडल, ये तुम फिर से क्यों हो? पुराने कांस्टेबल ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। केंडल ने एक बिना जली कार्बाइड लैंप पकड़ी और मुस्कुराया। रॉबर्ट, मैंने सुना था कि तुम आ रहे हो, इसलिए मैंने अपने दूसरे कामों को थोड़ा टाल दिया ताकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए मौजूद रहूं। जैसे ही केंडल ने बात की, उसने लुमियन को गौर से देखा और जोर देकर कहा, तुम सफेद मोमबत्तियां लाना नहीं भूलें, है ना? वो आखिरी चीज होगी जिसे मैं भूलूंगा। रॉबर्ट ने फ्लेमिंग का कलश पकड़े हुए अपनी जेब टटोली और 3 सफेद मोमबत्तियां निकाली। उसने एक अपने साथी को और दूसरी लुमियन को दी। सब कुछ ठीक होने पर केंडल ने कार्बाइड लैम्प जलाया और पीछे मुड़ा। वो उन्हें अंधेरे की गहराई में ले गया, 138 सीढ़ियों वाली पत्थर की सीढ़ी से नीचे। रास्ते में वे एक भारी लकड़ी के दरवाजे से गुजरे जिस पर 2 प्रभावशाली पवित्र प्रतीक, सेक्रेड एम्बलम्स खुदे हुए थे।
वे एक शांत गलियारे से निकले जहां उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। लूमियन के लिए ऐसा डरावना माहौल नया नहीं था, लेकिन युवा कांस्टेबल घबराहट के संकेत दिखा रहा था। उसने दिलासा पाने के लिए मैडम मिशेल के कलश को मजबूती से पकड़ रखा था। गैस की रोशनी वाले एक चौड़े एवेन्यू को पार करने के बाद वे चारों कैटाकॉम्स के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वो कुदरती गुफा, जिसे बाद में बदला गया था, हल्की पीली रोशनी में शांत खड़ी थी। दोनों तरफ खोपड़ियां, कंकाल वाले हाथ, सूरजमुखी और भाप के तत्वों को दर्शाने वाली नक्काशी सजी थी। उनके आगे एक गहरा घना अंधेरा छाया था। प्रवेश द्वार के ऊपर इंतियान भाषा में 2 शिलालेख खुदे थे। रुको, मौत का साम्राज्य आगे है। हालांकि लुमियन ने यह मंजर पहले भी देखा था, फिर भी उसे एक गहरी श्रद्धा महसूस हुई। अपनी पुरानी जिज्ञासा और उलझन के विपरीत अब वो इन चेतावनियों और आसपास के माहौल की गंभीरता को गहराई से समझ पा रहा था। ट्रायर की सतह के नीचे अनगिनत खतरे छिपे थे, जो पूरे शहर और यहाँ तक कि इंडिया को भी तबाह कर सकते थे। इन खतरों में शामिल थे, लेकिन ये केवल ट्रायर, ट्री ऑफ शैडो और चौथी इपॉक की अदृश्य लपटों तक सीमित नहीं थे। यहाँ स्थित कैटाकॉम्स के मासूम होने की संभावना कम थी। ओस्टाट्रूल के अनुसार, जो एक सीक्रेट सप्लायंट था, सफेद मोमबत्तियां जलाकर कैटाकॉम्स में जाने वाले लोग एक छिपे हुए अस्तित्व की सुरक्षा मांगते थे, जो एक अनुष्ठान जैसा था। लूमियन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि ऐसी जगह को जनता के लिए खोलना शायद किसी भूमिगत खतरे को दबाने के लिए किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे चौथी इपॉक में ट्रायर के ऊपर नया शहर बनाया गया था। कैंडल लूमियन और दूसरों की तरफ मुड़ा। अब मोमबत्तियां जलाने का समय है। हमें ये पक्का करना होगा कि कैटाकॉम्स से बाहर निकलने से पहले वे न बुझें। अगर हम गलती से अलग हो जाएं तो घबराना मत। सड़क का साइन देखना। अगर वो ना मिले तो बाहर निकलने तक ऊपर बनी काली लाइन का पीछा करना। कैंडल के हाथ में कार्बाइड लैंप होने पर लूमियन और बाकी दोनों ने अपनी सफेद मोमबत्तियां जलाईं, जिससे एक हल्की पीली रोशनी फैल गई। जैसे ही चारों मोमबत्तियां हल्की झिलमिलाईं, कैंडल ने कार्बाइड लैंप बुझा दी और बोल्डर गेट के जरिए डेथ एम्पायर के राज्य में प्रवेश करते हुए रास्ता दिखाया। लूमियन करीब से पीछे चल रहा था। उसने एक हाथ में कलश और दूसरे में सफेद मोमबत्ती पकड़ी थी। अचानक उसे एक ठंडक महसूस हुई, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लेकिन वो ठंडक उसके आसपास के माहौल से नहीं आ रही थी, वो उसके दिल की गहराई से निकल रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही लूमियन को लगा कि आंखें उस पर टिकी हुई हैं, जिनकी निगाहें उसकी आत्मा को चीर रही थीं। अपनी मोमबत्ती की लौ का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी दाहिनी ओर देखा और पत्थर की दीवार में खुदे हुए गड्ढे देखे, जिनमें से हर एक में एक डरावना कंकाल था। खाली आंखों वाली खोपड़ियां बेजान होकर उसे घूर रही थीं, जिनमें कोई भावना नहीं थी। लुमियन ने अपनी नजर नहीं हटाई और लाशों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि देखे जाने का वो अजीब एहसास उनसे नहीं आ रहा था, फिर भी वो एहसास बना रहा। उसके अंदर स्पिरिट विजन एक्टिव करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन ट्रायर आने के बाद से वो बदल गया था। उसने इतना कुछ देख लिया था कि वो जानता था कि उससे पहले आने वालों ने खून और आंसुओं के साथ कई चेतावनियां लिखी थीं। मुझे वह नहीं देखना चाहिए जो मुझे नहीं देखना चाहिए। चूंकि इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए इस असामान्यता के स्रोत को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। लुमियन चुपचाप बुदबुदाया और अपना ध्यान अपने पास मौजूद पुलिस अधिकारियों की तरफ मोड़ लिया। वे किसी भी असामान्यता से बेखबर लग रहे थे और मकबरा प्रशासक केंडल के पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य हो। इससे लुमियन को शक हुआ कि ये अनुभव शायद पायरोमेनियक बनने के बाद उसकी आध्यात्मिकता में आए गुणात्मक बदलाव का नतीजा था। यह अच्छा है कि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। लुमियन एक आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। अनगिनत निगाहों के बोझ तले उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने सावधानी से ऊपर देखा और मकबरे की छत पर पेंट की हुई एक मोटी काली लाइन देखी, जिस पर बाहर निकलने की तरफ इशारा करता हुआ एक तीर बना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, लुमियन ने नोटिस किया कि रास्ते के दोनों तरफ हड्डियों का अंबार था। कुछ पत्थर की दीवारों के गड्ढों में थीं, कुछ सड़क किनारे ढेर की तरह थीं और कुछ फटे हुए कपड़ों से ढकी थीं। कुछ बिल्कुल नग्न थीं, जिन पर कोई दफनाने वाला सामान नहीं था, और उनकी खोपड़ियों पर गहरे हरे रंग की फफूंद जमी थी। हवा में सड़ांध की हल्की गंध थी। कैटाकॉम्स कई कमरों में विभाजित थे, जिनमें से हर एक का नाम रखा गया था ताकि आगंतुक विशिष्ट अवशेषों को खोज सकें। लुमियन और उसके साथी कैंडल के पीछे मकबरे के चैपल और मकबरे के मेमोरियल पिलर के बीच के संकरे रास्ते से गुजरे। आगे उन्होंने दर्जनों पीली मोमबत्तियां देखीं। कभी कभी लपटे रात में जुगनू की तरह एक साथ मिल जाती थीं, जबकि दूसरी बार वे हल्की चांदनी की नदी जैसा रूप ले लेती थीं। लुमियन ने बेफिक्री से चारों ओर देखा और एक दुल्हन को देखा, जिसका चेहरा सफेद घूंघट से ढका था और उसने एक पवित्र गाउन पहना था। उसके पास एक दूल्हा खड़ा था, जिसने काले रंग का टेलकोट पहना था और उसकी जेब में फूलों वाला रुमाल लगा था।
उनके आसपास 30 से 40 युवा थे जो जली हुई सफेद मोमबत्तियां पकड़े थे और मजे से हंस रहे थे। क्या हो रहा है? लुमियन अपनी उलझन नहीं छिपा सका। केंडल ने मजाक उड़ाते हुए समझाया, ये शादी समारोह का हिस्सा है। पिछले साल से नवविवाहित जोड़े युवा मेहमानों को कैटाकॉम्स में ला रहे हैं ताकि वे मृतकों के रास्ते से गुजर सकें। ये ट्रायर में एक लोकप्रिय परंपरा बन गई है। युवा लोग हमेशा साहसी होते हैं, अपनी हिम्मत पर गर्व करते हैं और दूसरों को डराने में मजा लेते हैं। मैंने मेहमानों को जानबूझकर कंकाल के हाथ उठाते और दुल्हन दूल्हे के कंधे पर थपथपाते देखा है, जिससे वे लगभग डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। ओह, तुम ट्रायरवासी। लुमियन ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया। उन चारों को अपनी मंजिल टूम्ब ऑफ लाइट्स तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। बीच में एक काला पेडिस्टल था जिसके ऊपर सफेद रंग का एक ओबेलिस्क था जिस पर सूरज का प्रतीक बना था। उसके शिखर पर एक प्राचीन बुझी हुई तेल की लैंप रखी थी। दीवारें और फर्श हड्डियों, कलशों और अनगिनत आंसुओं वाली बोतलों से भरे थे। अंदर घुसते ही लुमियन को एक समस्या समझ आई। फ्लेमिंग के रिश्तेदार कहाँ हैं? वो चाहता था कि फ्लेमिंग अपने बच्चों, पत्नी और माता पिता के पास रहे। एक पल के विचार के बाद लुमियन को अचानक समझ आया कि फ्लेमिंग ने अपने परिवार के अवशेषों की जगह क्यों नहीं बताई थी। वो दोषी और खुद को कोसता हुआ महसूस करने लगा। फ्लेमिंग अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, फिर भी उसने उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक ही कमरे में रहने और उन्हें दूर से देखने का इरादा किया था। जब लुमियन चुपचाप खड़ा था तो एक अवर्णनीय दुख ने उसे घेर लिया। उसने फ्लेमिंग की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चुना। उसे एक खाली जगह मिली और उसने उस परेशान आत्मा का कलश धीरे से वहां रख दिया। एक बार जब रॉबर्ट और बाकी लोगों ने रूहर कपल के कलश रख दिए तो उन चारों ने एक साथ प्रार्थना की। या तो प्रेज द सन कहा या बाय स्टीम। वापसी के रास्ते में उनका सामना नवविवाहित जोड़े और उनके युवा साथियों से हुआ। जैसे ही लुमियन उनके पास से गुजरा, उसने ग्रुप में एक युवा जोड़े को नोटिस किया। उस पल का फायदा उठाते हुए जब मकबरा प्रशासक का ध्यान भटका था, उन्होंने उत्सुकता में अपने हाथों की सफेद मोमबत्ती बुझाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या होगा। वुश! उन्होंने सच में ऐसा कर दिया था। दोनों पीली लपटें बुझ गईं। उसी पल लुमियन का दिमाग सुन्न हो गया। जल्दी से होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि वो युवा जोड़ा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वे चले गए। लुमियन की आंखें फैल गईं क्योंकि वो स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने कड़वे सच को स्वीकार किया। वह युवा जोड़ा सच में गायब हो गया था। लुमियन ने फिर अपनी नजर बाकी साथियों की तरफ घुमाई। चाहे वो नवविवाहित जोड़ा हो, आने वाले मेहमान हो या पीछे रहने वाले लोग, किसी ने भी किसी के गायब होने पर गौर नहीं किया। वे मुस्कुराते, मजाक करते और आगे बढ़ते रहे। चैप्टर 267 रिमेन्स। एक पल के लिए लुमियन को लगा कि उसे कोई वहम हुआ है। वहां उस जोड़े का कोई निशान नहीं था और न ही कैंडल की लपटों को बुझाने की कोई कोशिश की गई थी। अगर लुमियन ने खुद इसे अपनी आंखों से ना देखा होता और वो अंडरग्राउंड ट्रायर में छिपे खतरों से अच्छी तरह वाकिफ ना होता, तो शायद वो उस जोड़े के अस्तित्व का कोई सुराग ढूंढने के बजाय अपने ही दिमाग पर शक करने लगता। उस जोड़े के पीछे वाले लोग अपनी चाल तेज कर आगे वाले व्यक्ति से जा मिले, जिससे प्रोसेशन में अचानक आए गैप को भर दिया गया। उन्होंने कोई हैरानी, डर या कंफ्यूजन नहीं दिखाया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लुमियन, जो पहले से ही अपने ऊपर टिकी अनगिनत अदृश्य नजरों से वाकिफ था, ने महसूस किया कि उसके शरीर के रोंगटे और भी खड़े हो गए हैं। अनजाने में उसने कैंडाल की ओर देखा, जो टॉम्ब एडमिनिस्ट्रेटर था और दो पुलिस ऑफिसर्स के साथ रास्ता दिखा रहा था ताकि हाल की घटनाओं पर उसकी रिएक्शन को देख सके। पीली पतलून और नीली वेस्ट पहने हुए कैंडल ने एक हाथ में बुझा हुआ कार्बाइड लैंप और दूसरे हाथ में शांति से जलती हुई सफेद मोमबत्ती पकड़ी हुई थी। वो सीधे कैटाकॉम्स के एग्जिट की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि उसे आसपास हो रही अजीब घटनाओं का कोई एहसास ही ना हो। अचानक कैंडल मुड़ा और उसकी नजरें लुमियन से मिलीं। क्या कोई बात है? कैंडल की गहरी आवाज गलियारे में गूंज उठी, जो पास के स्कल चैम्बर्स में भी सुनाई दी। लुमियन ने अपना कंपोजर बनाए रखा और शांति से जवाब दिया, मुझे डर है कि मैं कहीं खो न जाऊं। कैंडाल ने लगभग न के बराबर सिर हिलाया। तो फिर मैं धीरे चलूंगा। वो एग्जिट की ओर बढ़ता रहा, जानबूझकर अपनी पेस कम कर दी। वो थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहा था, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी हॉरर नॉवेल का ज़ॉम्बी हो। लुमियन ने टिमटिमाती पीली मोमबत्ती पकड़ी और हंसते हुए वेडिंग पार्टी के पार्टिसिपेंट्स के पास से गुजरा, जो कभी कभी सफेद खोपड़ियों के साथ आई कांटेक्ट कर रहे थे। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे। उन्होंने सच में ध्यान नहीं दिया कि कोई गायब था। जब वे कैटाकॉम्ब से बाहर निकलेंगे तो क्या उस मर्द और औरत के परिवार उनकी गैर मौजूदगी को पहचान पाएंगे? मैंने हमेशा सोचा है, कैटाकॉम्ब्स पब्लिक के लिए खुले हैं
और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अक्सर रिस्क लेते हैं और हड्डियों के बीच डांस करते हैं। क्या वाकई में वहां कोई इशू नहीं है? यहाँ तक कि कैटाकॉम्ब एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा गाइड किए गए विजिटर्स भी चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं। उन युवाओं की तो बात ही छोड़ो जो एक अकेली सफेद मोमबत्ती के साथ अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। शुरुआत में मेरा मानना था कि वहां सेफ्टी मेजर्स होंगे या एक्सीडेंट्स इतने कम होते होंगे कि लोग डरते नहीं। अब ऐसा लगता है कि मामला कुछ और ही है। लूमियन को शक हुआ कि कैटाकॉम्ब्स द्वारा कंज्यूम किए गए व्यक्ति की न केवल बॉडी गायब हो जाएगी बल्कि उनके अस्तित्व की याद भी दोस्तों और रिश्तेदारों के दिमाग से मिटा दी जाएगी। मुझे वे याद क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि टर्मिन बोरोज मेरे अंदर सील है जिसने मेरी किस्मत को कुछ हद तक उससे जोड़ दिया है? सरकार और दोनों चर्चेज ऐसी खतरनाक जगह को पब्लिक के लिए खुला क्यों रखते हैं? क्या कैटाकॉम्ब्स को कुछ दबाए रखने के लिए जीवित लोगों के निरंतर प्रवाह की जरूरत है? क्या वे लोग जो चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं जरूरी बलिदान माने जाते हैं? लूमियन ने इस बारे में जितना सोचा उसके बाल उतने ही खड़े होने लगे। उसने खुद को मजबूर किया कि वो इस एनालिसिस में और गहराई से न जाए। पर्याप्त जानकारी के बिना वो मामले की और जांच नहीं कर सकता था। बहरहाल कैटाकॉम्ब्स के अंदर जांच करने लायक कुछ नहीं था। कभी कभार जाना तब तक कोई खतरा नहीं था जब तक वह नियमों का पालन करता था। एक बार जब वे कैटाकॉम्ब्स में दाखिल हुए तो बातूनी पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट खामोश हो गया। उस माहौल में साफ तौर पर अनकंफर्टेबल दिख रहा था। उसकी खामोशी के साथ बातचीत बंद हो गई। एक अवर्णनीय सन्नाटे में चौकड़ी ने अपने कदमों को उस नेचुरल एंट्रेंस की ओर वापस मोड़ा जो नक्काशीदार रिलीफ से सजा था और बाहर खुले में निकल आए। जैसे ही लूमियन ने दहलीज पार की उसे महसूस हुआ कि अनगिनत अदृश्य नजरें गायब हो गई हैं। उसके शरीर की ठंडक मिट गई और उसकी स्किन जल्दी ही नॉर्मल हो गई। फू! रॉबर्ट ने गहरी सांस छोड़ी। जब भी मैं कैटाकॉम्ब्स में होता हूँ मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है। कैंडल, तुम दिन में 10 बार से ज्यादा अंदर कैसे जा सकते हो और फिर भी इतने खुशमिजाज कैसे रहते हो? कैंडल हंसा और जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम अप्रभावित रहते हैं? अगर हम नाइट ड्यूटी पर नहीं होते तो जिनके परिवार हैं वे अपनी पत्नियों के पास भागते हैं। अगर नहीं तो वे रू दुला म्यूराइल जैसी जगहों पर जाते हैं और दूसरों की गर्माहट का आनंद लेते हैं। सच कहूं तो यहाँ इतना समय बिताने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं धीरे धीरे एक लाश में बदल रहा हूँ। बातचीत के दौरान कैंडल ने कार्बाइड लैम्प जलाया और अपने हाथ की मोमबत्ती बुझा दी। मुझे मृतकों के बीच शादी का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प लगता है। वे निडर लग रहे थे और मजे कर रहे थे। कैंडल ने सिर हिलाने से पहले कुछ सेकंड तक उसे बारीकी से देखा। उनकी नकल मत करना। उसके साथ ही टॉम एडमिनिस्ट्रेटर बिना जला हुआ कार्बाइड लैंप लेकर उस मडी ग्रे बिल्डिंग की ओर चल दिया जहां वे रहते थे। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट वापस दौड़कर आया और कैरेज लमार्श डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के लिए रवाना हो गई। डॉट 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 मार्केट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर कॉरिडोर के अंदर गहरे एविडेंस रूम में रॉबर्ट लूमियन को एक लकड़ी के फ्रेम के पास ले गया जो कई कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ था और उनमें से एक की ओर इशारा किया। यहाँ फ्लेमेंग का सामान के बीच एक डार्क सूटकेस, एक फाउंटेन पेन, कागज, एक स्याही की बोतल और कई बड़ी किताबें अंदर ठुसी हुई थीं। लूमियन ने उनमें से एक किताब निकाली और जल्दी से उसके पन्ने पलटे। उसे एहसास हुआ कि ये ट्रायर की अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस पर फोकस करने वाली एक मिनरोलॉजी टेक्स्ट बुक थी। एक बिना पढ़े लिखे युवक के रूप में उसे कंटेंट चुनौतीपूर्ण लगा जिसमें कई अपरिचित शब्द थे जो केवल मिनरोलॉजी के लिए थे। बाकी किताबें भी मिनरोलॉजी के टेक्स्ट थे। कुछ में बेसिक टीचिंग मटेरियल था जबकि अन्य में पेपर्स के कॉम्प्लेक्स कलेक्शंस थे। इसकी पुष्टि करते हुए लूमियन ने सूटकेस निकाला, उसे फर्श पर रखा और खोला। अंदर कपड़ों के 2 सेट और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के साथ सूटकेस छोटे मटमैले सफेद कपड़े के बैग से भरा हुआ था। हर बैग पर फाउंटेन पेन से एक अलग नाम लिखा था, फ्लावर, सेज, शीप। ये वे नाम हैं जिनका फ्लेमिंग ने जिक्र किया था जो ट्रायर के नीचे की विभिन्न रॉक स्ट्रेटा की ओर इशारा करते हैं। क्या इन बैग्स में संबंधित मिनरल स्पेसिमेंस हो सकते हैं? लूमियन ने संक्षेप में फ्लेमिंग के शब्दों को याद किया और एक रफ आइडिया बनाया कि कपड़े के बैग्स में क्या था। अपने पागलपन के बावजूद फ्लेमिंग अपने रिसर्च सब्जेक्ट्स को साथ लाना नहीं भूला था, लेकिन लूमियन के लिए इस सब का बहुत कम महत्व था और उसने पुलिस हेडक्वार्टर को उन्हें संभालने देने पर विचार करना शुरू कर दिया। तभी टर्मिन बोरोज की शानदार आवाज उसके कानों में गूंजी, सबसे दाईं ओर वाला कपड़े का बैग। ओह, तो तुम्हारे जैसा लूजर आखिरकार फिर से बोल रहा है। लूमियन का शुरुआती रिएक्शन टर्मिन बोरोज का मजाक उड़ाना था। हालांकि उसने अपनी नजर उस कपड़े के बैग की ओर घुमाई जिसकी ओर इनएविटेबिलिटी एंजल ने इशारा किया था, जिसमें हैरानी और शक का मिला जुला एहसास था। कपड़े का बैग सूटकेस के सुदूर दाईं ओर रखा था जो फ्लेमिंग के मोजों और उसके रेजर के बीच सैंडविच जैसा दबा था।
डार्क ब्लू इंक ने इसकी सतह पर शब्दों का एक कॉम्बिनेशन बनाया था। अर्थ ब्लड। अर्थ ब्लड। लूमियन ने सूटकेस के पास झुकते हुए धीरे से बुदबुदाया और पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट के सामने शांति से कपड़े का बैग उठाया और उसे खोला। बैग के अंदर गड्ढों वाला एक भूरा पत्थर था। हर गड्ढे में गहरे लाल रंग के धब्बे थे जो जमीन से रिश्ते खून की तरह लग रहे थे। किसी वजह से इसे देखने मात्र से लूमियन निराशा की भावना से भर गया। वो मिनरल स्पेसिमेन को नंगे हाथों से छूने से बचता रहा। इसके बजाय उसने कपड़े के बैग को सुरक्षित रूप से बांधा और उसे वापस सूटकेस में रख दिया। वो ट्रायर के अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस में पाए जाने वाले मटेरियल्स की डिटेल वाली किताब को जल्दी जल्दी पलटने लगा, जवाबों की तलाश में। एक साफ टारगेट दिमाग में होने के कारण उसे जल्दी ही जवाब मिल गया। अर्थ ब्लड रॉक स्ट्रैटम ट्रायर में जमीन के नीचे 55 और 56 मीटर के बीच स्थित है और इसकी मोटाई लगभग 0.76 मीटर है। ये सबसे गहरा मिनरल है जिसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसके आगे निषिद्ध एंशिएंट रूइंस रिजर्व है। इस टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन के पास फ्लेमिंग की जानी पहचानी लिखावट ने कुछ शब्द लिखे थे। अर्थ ब्लड रॉक स्ट्रैटम के भीतर कुछ अयस्क दूसरों की तुलना में अधिक अजीब हैं। उनके बारे में संदेह है कि उनमें वॉलेटाइल टॉक्सिन्स हैं जो चिड़चिड़ापन पैदा कर सकते हैं और मेनिया के रूप में जानी जाने वाली मानसिक बीमारी का कारण बन सकते हैं। एक रिसर्चर अचानक पागल हो गया और उसने अपने कलीग पर हमला कर दिया। अर्थ ब्लड रॉक स्ट्रैटम के विशिष्ट मिनरल स्पेसिमेंस को हैंडल करने के लिए संबंधित प्रोटेक्टिव गियर पहनना जरूरी है। अर्थ ब्लड फोर्थ इपॉक ट्रायर के पास का एक रॉक स्ट्रैटम है। यह निर्विवाद रूप से अजीब है। कोई आश्चर्य नहीं कि टर्मीबोरोस ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया। जैसे ही लूमियन सोच में पड़ा, रॉबर्ट ने आग्रह किया, क्या तुम्हें यह चाहिए या नहीं? जल्दी फैसला करो। हाँ, लूमियन ने खड़े होते ही जवाब दिया। भले ही वो केवल अर्थ ब्लड रॉक स्ट्रैटम के मिनरल स्पेसिमेन और ट्रायर की अंडरग्राउंड चट्टानों की डिटेल वाली मिनरोलॉजी टेक्स्ट बुक चाहता था, उसने शक पैदा करने से बचने के लिए फ्लेमिंग के सभी सामानों पर साइन किए और कब्जा ले लिया। ऑबर्ज डू कॉकडोर के रूम 207 में लौटने पर लूमियन अपना रहस्यमय मेकअप धोना भूल गया। उसने टर्मीबोरोस से फुसफुसाते हुए पूछा, ये मिनरल स्पेसिमेन इतना खास क्यों है? टर्मिनबोरोस की आवाज एक बार फिर लूमियन के कानों में गूंजी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मॉन्सूरिस के भूत के लिए फ्लेमिंग को छोड़ देना नॉर्मल बात है? चैप्टर 268 पॉसिबल एनकाउंटर्स। टर्मिनबोरोस के सवाल को सुनकर लूमियन को खतरे का एहसास हुआ। उसने कभी शक नहीं किया था कि फ्लेमिंग का ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर में इतने लंबे समय तक ठहरना और मॉन्सूरिस गोस्ट के चंगुल से बचे रहना कुछ अजीब हो सकता है। लूमियन के नजरिए से फ्लेमिंग के करीबी परिवार और पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी और ये बस वक्त की बात थी कि उसके साथ भी ऐसा ही हो। साइकी के हेडक्वार्टर के आर्काइव से पता चला था कि ऐसे मामले हुए हैं जहां पीड़ितों को मॉन्सूरिस गोस्ट से सामना होने के 11 महीने बाद तक मारा गया था। हालांकि फ्लेमिंग के हालात दुर्लभ थे, पर वे अनहोनी नहीं थे। एक पल में लूमियन के दिमाग ने एक दिलचस्प डिटेल पकड़ी। पिछले सभी पीड़ितों की मौत उनके सामना होने वाले साल में ही हो गई थी, जबकि फ्लेमिंग का सामना पिछले साल भूत से हुआ था। उसने न्यू ईयर के त्योहारों के दौरान पादरियों की शरण भी ली थी। हालांकि फ्लेमिंग के मॉन्सूरिस गोस्ट से सामना और उसके बाद सुसाइड के बीच 1 साल से भी कम समय बीता था, पर दूसरे मामलों के मुकाबले ये एक अभूतपूर्व देरी थी। क्या ये अर्थ ब्लड अयस्क फ्लेमिंग की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिससे मॉन्सूरिस गोस्ट को बार बार अपने एक्शन टालने और अपने सामान्य पैटर्न को बदलने पर मजबूर होना पड़ा? लूमियन ने दबी आवाज में टर्मिनबोरोस से कंफर्मेशन मांगा। टर्मिनबोरोस एक सच्चा एंजल था, जिसके पास एक परफेक्ट सील की वजह से पावर तो नहीं थी, पर असाधारण समझ, ज्ञान और लेवल था जो उसे कई मामलों को सुलझाने के काबिल बनाता था। टर्मिनबोरोस ने एक शानदार आवाज में जवाब दिया, ये मॉन्सूरिस गोस्ट में डर और नफरत पैदा करता है, लेकिन इसकी अपनी कोई पावर नहीं है। तुम्हारे लिए ये एक क्रूशल की हो सकती है। एक चाबी? लूमियन ने तेजी से कई कड़ियां जोड़ी। फोर्थ इपॉक ट्रायर में एक छिपे हुए चैम्बर की चाबी? टर्मिनबोरोस ने एक असामान्य रूप से गहरी आवाज में जवाब दिया, तुम अनिवार्य रूप से फोर्थ इपॉक ट्रायर में जाओगे। वहीं तुम्हारी डेस्टिनी, जो धोखेबाज और खुशकिस्मती दोनों है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। पैसिव रहने के बजाय प्रोएक्टिव होकर एक्सप्लोर करना और हर वेंचर से मिली जानकारी का इस्तेमाल खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए करना ज्यादा समझदारी होगी। क्या तुम अपने इरादे बहुत जल्दी जाहिर नहीं कर रहे? लूमियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम मेरी मौत को जल्दबाजी में लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि तुम उस अनोखे अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके कोलैप्स होती सील के सिग्नल को ब्लॉक कर सको और अपनी सुरक्षित फरारी सुनिश्चित कर सको? ये देखते हुए कि ट्री ऑफ शैडो ने फोर्थ इपॉक ट्रायर में जड़ें नहीं जमाई थीं, लूमियन को अंडरग्राउंड जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
टर्मिन बोरोस के जवाब का इंतजार किए बिना वो कमरे से बाहर निकला और पास के वॉशरूम की ओर चल दिया ताकि उस मिस्टिकल मेकअप को धो सके जिसने उसकी असली पहचान छिपाई थी। छिपे हुए खतरे को खत्म करने के बाद लूमियन एक लकड़ी की मेज पर बैठ गया और लिखने लगा। ये साफ था कि फ्लेमेंग और अर्थ ब्लड अयस्क दोनों ही असाधारण मामले थे। वो सिर्फ टर्मी बोरोस के निर्देशों का पालन नहीं कर सकता था, मैडम मैजिशियन से सलाह लेना जरूरी था। अगर उसके पास ज्ञान की कमी होती और वो एक दुष्ट देवता से बंधे एंजल की बातों पर अंधा भरोसा करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। टमी बोरोस की आवाज एक बार फिर गूंजी। क्या तुम सच में इस मैजिशियन और टैरट क्लब पर भरोसा कर सकते हो जैसा वे दावा करते हैं? उन्होंने मुझे खत्म करने के बजाय तुम्हारे शरीर के अंदर सील कर दिया। मुझे डर है कि उनके कुछ छिपे हुए मकसद हैं और वे अपने नापाक इरादों के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें ट्रायर में फेंक दिया, जो इस तूफान का केंद्र है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी खैरियत के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई और न ही कोई पूछताछ की। क्या तुम्हें ये संदेहास्पद नहीं लगता? इसे सिर्फ ट्रेनिंग कहकर टाला नहीं जा सकता। लूमियन मुस्कुराया और एक आह भरते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दूसरों को धोखा नहीं दिया या मैनिपुलेट नहीं किया और सिर्फ अपने स्टेटस और एबिलिटीज पर भरोसा किया? क्या तुम चाहोगे कि मैं आर्ट ऑफ परसुएजन की एक कॉपी खरीदूं और तुम्हारी शिक्षा के लिए इसे रोज जोर जोर से पढूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। ऐसी चालें मुझे मेरी किशोरावस्था के शुरुआती सालों में भी नहीं फंसा पाती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं किन पर भरोसा कर सकता हूं, कौन मेरे सच्चे दोस्त हैं, कौन मेरे दुश्मन हैं और किन से मुझे सावधान रहना है। टर्मी बोरोस खामोश हो गया, शायद ये सोचकर कि उसे बहस की कला सीखनी चाहिए या नहीं। लूमियन ने तेजी से मैडम मैजिशियन को एक लेटर लिखा जिसमें हाल के घटनाक्रमों की जानकारी दी और उसे अर्थ ब्लड अयस्क के साथ उस कठपुतली मैसेंजर को सौंप दिया जिसे उसने समन किया था। वक्त आने पर मैडम मैजिशियन का जवाब आया, जिन्होंने मिनरल स्पेसिमेन वापस भेज दिया था। मुझे ये देखकर राहत मिली कि तुम सावधान रहे और तुमने टर्मी बोरोस की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। हालांकि उसने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। अयस्क में अपनी कोई पावर नहीं है, लेकिन इसमें अनजान ऑरा और विशेषताओं के अवशेष हैं जो ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। ये सीधे तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भविष्य में कुछ मुठभेड़ों का कारण बनेगा जो फायदेमंद या हानिकारक दोनों हो सकती हैं। इसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही अस्त व्यस्त है, जिससे सटीक व्याख्या करना मुश्किल है। टर्मी बोरोस ने तुम्हें जानबूझकर जिस बात के बारे में गुमराह किया वो ये है कि जिस खुशकिस्मत मुठभेड़ की उसने बात की वो जरूरी नहीं कि फोर्थ ईपॉक ट्रायर में हो, बल्कि अंडरग्राउंड कहीं भी हो सकती है। अगर भविष्य में तुम संभावित मुठभेड़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो और रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो जब भी तुम अंडरग्राउंड ट्रायर में जाओ इसे अपने साथ ले जाना। वैकल्पिक रूप से अगर तुम रिस्क से बचना चाहते हो तो इसे अपने कमरे में सुरक्षित रख दो। जिन सिंबॉलिक एलिमेंट्स का मैंने पहले जिक्र किया था वे पहले ही सामने आने लगे हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो ऐसे मामलों को सुलझाने में बहुत माहिर है। जैसे ही वो अपने मौजूदा काम पूरे कर लेगा, मैं तुम्हारे उससे मिलने का इंतजाम करूंगी। अचानक लूमियन के हाथ से एक आग की लपट निकली और लेटर जलकर राख हो गया। मैडम मैजिशियन और टर्मी बोरोस दोनों की बातों पर विचार करते हुए लूमियन यह मानने से खुद को नहीं रोक सका कि उसके सामने रखा अर्थ ब्लड अयस्क अंडरग्राउंड ट्रायर के अंदर किसी तरह की म्यूटेशन को ट्रिगर कर सकता है। यह किसी खुशकिस्मत मुठभेड़ की ओर ले जा सकता है या उसकी जान भी ले सकता है। फिलहाल के लिए गैर जरूरी रिस्क न लेना ही बेहतर है, लूमियन ने अपनी मौजूदा ताकत को समझते हुए सोचा। एक सीक्वेंस 7 पायरोमेनियाक के रूप में उसने क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज अटैक्स दोनों की कमियों को दूर कर लिया था और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्पेलकास्टिंग में माहिर था। उसने एक साधारण व्यक्ति की सीमाओं को पार कर लिया था। हालांकि हंटर्स पारंपरिक लड़ाइयों की ओर ज्यादा झुके होते थे और उनमें अंडरग्राउंड ट्रायर की अजीबोगरीब स्थितियों से निपटने के लिए अनोखी एबिलिटीज और तरीकों की कमी थी। लूमियन ने फैसला किया कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो पायरोमेनियाक पोशन को पूरी तरह पचा नहीं लेता और कॉन्ट्रैक्टी वरदान प्राप्त नहीं कर लेता। तब वो अंडरग्राउंड ट्रायर के बारे में इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर अर्थ ब्लड अयस्क को साथ ले जाने पर विचार करेगा। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और औरोर के ग्रिमोयर का अध्ययन फिर से शुरू कर दिया। शाम होने पर ही उसने रू डे ब्लूज ब्लॉश छोड़ा, एवेन्यू डू मार्श की ओर बढ़ा और अपने साल दे बाल ब्रीज में दाखिल हुआ। गुड इवनिंग बॉस। हर तरफ से अभिवादन गूंजने लगे और लूमियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और लुइस और सरकोटा को दूसरी मंजिल पर ले गया। इससे पहले कि वो कैफे में सेटल हो पाता, डांस हॉल के मैनेजर रिने ने उसके पास आकर संपर्क किया। उस दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मिस्टर सीएल, मिस्टर मार्टिन, कल सुबह 10 बजे रू डे फॉन्टेन्स में आपकी मौजूदगी चाहते हैं। बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं? लूमियन हैरान भी था और खुश भी।
वो इस बात से हैरान था कि गार्डनर मार्टिन ने हाल ही में किसी घटना की कमी के बावजूद उसे बुलवाया था। फिर भी वो गार्डनर मार्टिन के साथ आगे की बातचीत और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में शामिल होने के लिए उसका भरोसा जीतने के अवसर पर खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। चैप्टर 269 आइलैंडर। ठीक है, लूमियन ने मैनेजर रेने की ओर सिर हिलाया। लूमियन ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो कैफे की एक बालकनी की ओर टहलते हुए गया और एवेन्यू डू मार्श के रात के नज़ारे को देखने लगा। गैस की स्ट्रीट लाइट्स एक नरम सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, जिससे सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग साफ दिख रहे थे। उस वक्त लोग एक के बाद एक साल डिबाल ब्रीज में घुसने लगे और अंदर के जश्न में शामिल हो गए। सच कहूं तो लूमियन को इस जगह के मुकाबले ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर के बेसमेंट बार का कंफर्टेबल माहौल ज्यादा पसंद था। वहां वो रिलैक्स महसूस करता था और मजे कर पाता था। उसके नजरिए से साल डी बाल ब्रीज के कस्टमर्स बहुत ज्यादा सेल्फ इंडुलजेंट थे। उन्हें अपने परिवार या अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी। वे बस एक रात की मस्ती चाहते थे, खुद को शराब, खूबसूरती, डांस और शोर शराबे में डुबो देना चाहते थे। इसके विपरीत बेसमेंट बार के रेगुलर लोग ज्यादातर ओबर्ज डू कॉक डोर के किराएदार थे। वे रात 9 या 10 बजे के आसपास लौटते थे और उन्हें रात 1 बजे तक बिस्तर पर होना पड़ता था। उन्होंने पिया, गाया, डींगे मारी और मस्ती की। उन चंद घंटों का पूरा फायदा उठाया ताकि अपनी खुशी का एक टुकड़ा ढूंढ सकें। तभी उनमें अगले दिन के कठिन कामों का सामना करने और एक नई सुबह की उम्मीद को गले लगाने की हिम्मत आती थी। ये बिल्कुल उन केरोसिन लैंप्स की तरह था जिन्हें अपनी रोशनी बिखेरते रहने के लिए रेगुलर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। लूमियन ने कुछ मिनटों तक एवेन्यू ड्यू मार्श का सर्वे किया, तभी उसका ध्यान अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर गया। वहां चार्ली खड़ा था, जिसने सफेद शर्ट और नीली वॉस्कट पहनी हुई थी और वो सड़क पर हो रही एक लड़ाई में उलझा हुआ था। उसका फॉर्मल कोट उसकी बाजू पर लटका हुआ था। अब बात हुई ना? लूमियन मुस्कुराया। पुरानी यादों और इमोशंस ने उसे घेर लिया। बालकनी पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए लूमियन शान से दूसरी मंजिल से कूदा और एवेन्यू डू मार्श के किनारे पर फुर्ती से उतरा। कुछ ही तेज कदमों में वो चार्ली के झगड़े वाली जगह पर पहुंच गया। उसने चार्ली की मदद करने या बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो बड़े इंटरेस्ट के साथ उस लड़ाई को देखता रहा। चार्ली के साथ इस हाथापाई में शामिल दूसरा पक्ष 20 साल के आसपास का एक दुबला पतला युवक था, जिसकी स्किन डार्क थी और आंखें धसी हुई थीं। उसके होंठ मोटे थे और उसके हल्के घुंघराले काले बाल उसे फॉग सी आइलैंडर खानदान का वंशज बताते थे। हालांकि अपने साथी आइलैंडर्स के मुकाबले वो थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा था। धोखेबाज, तुम कमीने धोखेबाज, चार्ली ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी गालियां उनकी लड़ाई के बीच गूंज रही थीं। वो आइलैंडर, जिसने अपनी जेब में फाउंटेन पेन के साथ नीली शर्ट पहनी हुई थी, सफाई देते हुए बड़ी चतुराई से चार्ली के हमले से बच रहा था। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं खुद भी धोखे का शिकार हुआ हूं। बकवास। चार्ली की किक निशाने से चूक गई। वे दोनों अपनी बचकानी हाथापाई में तब तक लगे रहे जब तक कि उनकी सांसें नहीं फूल गईं। साथ ही उनकी हरकतें धीमी हो गईं और आखिरकार उन्होंने अपनी लड़ाई बंद कर दी। तभी चार्ली ने ध्यान दिया कि लूमियन उसके पास खड़ा है और मुस्कुराते हुए उस लड़ाई को देख रहा है। सीएल, ये मोनेट है, वो धोखेबाज जिसने मुझसे 10 वर्ल्ड डियोर ठग लिए और मुझे लगभग भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। चार्ली का चेहरा खिल गया जब उसने अपने आइलैंडर दुश्मन की पहचान बताई। सूरज का शुक्र है कि उसने मुझे यह मुलाकात करवाई। वो आइलैंडर जिसे चार्ली एक बुरे अंजाम का हकदार मानता था। लूमियन मन ही मन हंसा। तुम भी आंशिक रूप से कसूरवार हो। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एक आइलैंडर पर कभी भरोसा मत करो? मुझे लगा हम दोस्त थे, चार्ली बुदबुदाया। उसकी हताशा साफ दिख रही थी। तुम इतने नादान और आसानी से बहकावे में आने वाले कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास भी शरारत करने का एक खास हुनर है। तुम जैसे लोगों को योजना बनाने वाले व्यक्ति आसानी से फंसा सकते हैं और तुम उनकी जाल में फंस जाते हो। तुम पहले ही शिकार बन चुके हो। लूमियन ने उसे डांटा और अपनी नजरें मोनेट नाम के आइलैंडर की ओर घुमाईं। मोनेट ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरा इरादा वाकई में चार्ली को नौकरी ढूंढने में मदद करना था, लेकिन मैं खुद भी एक घोटाले का शिकार हो गया और अपने सारे पैसे खो दिए। मैं चार्ली का सामना नहीं कर पाया, इसलिए मैं चुपचाप ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर से चला गया। जैसे ही वो बोला, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकाली, जिसमें से 5 वर्ल्ड डियोर के 3 नोट गिने। उसने वे चार्ली को थमा दिए। मैं तुम्हें ढूंढने और ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए मार्केट डिस्ट्रिक्ट वापस आया हूँ। चार्ली की भावनाएं काफी शांत हो गईं जब उसने स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में उन 3 नोटों की असलियत जांची। उसने अभी भी थोड़े शक के साथ पूछा, क्या तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आसानी से ठगा जाता है? जब से चार्ली की मुलाकात मोनेट से हुई थी और उसके जाने तक,
उसने उसे केवल दूसरों को ठगते हुए देखा था। उसने उसे कभी भी ऐसे सौदों में नुकसान उठाते नहीं देखा था। उसकी आइलैंडर पहचान के हिसाब से ये सच था। मोनेट ने भेड़ की तरह मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, न केवल मुझे एक बार ठगा गया, बल्कि मैं दूसरी बार भी उनके झांसे में आ गया। पहली बार मुझे लोगों का एक ग्रुप मिला जिन्होंने दावा किया कि क्वार्टियर डेल ऑब्जर्वाटोर में साल de बाल यूनिक विस्तार करना चाहता है और वे बिक्री के लिए शेयर ऑफर कर रहे थे। हर लॉट की कीमत सिर्फ 200 वर्ल्ड डी और थी। आप सब जानते हैं कि डांस हॉल कितना फायदेमंद होता है। मैं अपनी सेविंग्स खर्च करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मुझे जो शेयर सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट मिला वो नकली निकला। मैंने उनका सामना किया, सिर्फ एक बार फिर ठगे जाने के लिए। साल de बाल यूनिक। लूमियन की पलकें अनजाने में फड़कने लगीं। दिवालिया मर्चेंट फिट्स, जो ओबर्ज ड्यू कॉकडोर के रूम 401 में रहता था, उसे पहले साल de बाल यूनिक के मालिक टिमन्स द्वारा 100,000 वर्ल्ड डियोर का चूना लगाया गया था। फिट्स ने उस रकम को वसूलने में लूमियन की मदद मांगी थी, लेकिन लूमियन ने जांच की थी और कई सोर्सेस से सलाह ली थी। उसने पाया कि डांस हॉल के तौर तरीके संदिग्ध थे और उनके पास एक मजबूत नेटवर्क था। उनके पास काफी पावर लग रही थी, जिसकी वजह से लूमियन को वो काम छोड़ना पड़ा था। अब उसे साल de बाल यूनिक का एक और शिकार मिल गया था। तुम उनसे एक बार ठगे गए थे, तुम दूसरी बार उनके झांसे में कैसे आ गए? चार्ली ऐसी मूर्खता को समझ नहीं पा रहा था। मोनेट ने 2 बार अपना गला साफ किया। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि वे धोखेबाजों का एक ग्रुप हैं और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अधिकारियों को रिपोर्ट करना बेकार होगा। मेरे हुनर से इम्प्रेस होकर उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनसे धोखे की कला सीखना चाहता हूँ, जिससे मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं। अंत में उन्होंने मुझे केवल वही सिखाया जो मैं पहले से जानता था। उन्होंने मुझे बस कुछ और ही दे दिया। वो क्या था? चार्ली हमेशा की तरह जिज्ञासु था। पलक झपकते ही मोनेट ने अपनी जेब से एक ट्रांसपेरेंट मोनोकल निकाला। उसने उसे अपनी दाहिनी आंख के सॉकेट में आसानी से लगा लिया। किसी वजह से जैसे ही मोनेट ने मोनोकल पहना, लूमियन को उसमें एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह से एक अलग किरदार में बदल गया हो। मोनेट के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए जब उसने मोनोकल को अपनी दाहिनी आंख पर सेट किया। उसने पहले चार्ली को देखा, फिर अपनी नजर लूमियन की ओर घुमाई। उसकी आंखें लूमियन के चेहरे से हटकर उसके सीने और हाथों की ओर चली गईं। लूमियन को एक हल्की बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसे किसी तत्काल खतरे का पता नहीं चला। मोनेट मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सीएल हो जो इडियट इंस्ट्रूमेंट के पीछे का मास्टरमाइंड है? हाँ। लूमियन ने इससे इनकार नहीं किया और चुपचाप सावधान रहा। मोनेट ने अपनी दाहिनी आंख पर मोनोकल को एडजस्ट किया। प्रैंक्स करने में काफी माहिर हो, मुझे कहना होगा। क्या तुम्हें ये मोनोकल चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसे कुछ कैश के बदले दे सकता हूँ। इसके साथ तुम खुद को साल de बाल यूनिक के मेंबर के रूप में छिपा सकते हो और वहां अच्छी खासी रकम कमा सकते हो। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? लूमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मोनेट के सुझाव को तुरंत ठुकरा दिया। मुझे मोनोकल पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमेशा साल de बाल यूनिक के अजीब नियमों के बारे में संदिग्ध रहा था और खुद को अलर्ट पर रखा था। निराश होकर मोनेट ने अपनी नजरें हटाईं, मोनोकल निकाला और चार्ली की ओर मुड़ गया। मैंने तुम्हें पैसे और ब्याज दे दिया है। अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे साल de बाल यूनिक में आकर मिलना। चार्ली ने उसे अनसुना करते हुए उपहास किया। वो अभी भी शक कर रहा था कि मोनेट का इरादा उसे अतीत में ठगने का था। आइलैंडर के एवेन्यू डू मार्स से चले जाने के बाद लूमियन चार्ली की ओर मुड़ा। उस आदमी से अपनी दूरी बनाए रखना, वरना तुम्हारा अंजाम भी सुजाना मत्ती से जैसा ही हो सकता है। उसके बयान का पिछला हिस्सा एक बनावटी बात थी, जो मुख्य रूप से चार्ली के मन में डर पैदा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए थी कि वो सलाह को गंभीरता से ले। चार्ली तुरंत घबरा गया। बिना किसी सवाल के उसने जल्दी से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, ठीक है। ... आधी रात को लूमियन और जेना, जिसने एक चमकती हुई लाल ड्रेस पहनी हुई थी, साल de बाल ब्रीज से बाहर निकले और रू डे ब्लूजेस ब्लॉन्च की ओर चल दिए। जेना ने उनके रास्ते का कारण नहीं पूछा। सन्नाटे के एक पल के बाद वो बोली, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ भी मायने नहीं रखता? खोया हुआ और प्रेरणा की कमी? बिल्कुल, लूमियन ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी नजर सामने सड़क पर टिकी थी। ऐसे पलों में आपको जीवन के अर्थ को फिर से खोजना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। जेना एक बार फिर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आपने कभी अपने अंदर एक भ्रम टूटने जैसा कुछ अनुभव किया है? एक रहस्यमयी ब्रह्मांड का प्रकट होना जो अलग अलग साइज के सितारों से सजा हो? नहीं, लूमियन ने एक छोटे से ठहराव के बाद जवाब दिया।
उसने काल्पनिक वस्तुओं के अचानक बिखरने के एहसास का अनुभव किया था। यह हर बार तब होता था जब पोषण पूरी तरह से पच जाता था। हालांकि वो रहस्यमयी ब्रह्मांड या अलग अलग मैग्नीट्यूड के चमकते सितारों के बारे में कुछ नहीं जानता था। जेन्ना खामोश रही, इस घटना के निहितार्थों के बारे में गहराई से सोच रही थी या अन्य मामलों पर विचार कर रही थी। जल्द ही वे अपार्टमेंट 613 रू डे ब्लाउजेस ब्लांशेस पर पहुंच गए। फ्रैंका पहले से ही वापस आ चुकी थी और जैसे ही वे साथ साथ दाखिल हुए, उसने उन्हें सावधानी से देखा। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, जेन्ना ने टूटे हुए भ्रमों और रहस्यमयी ब्रह्मांड के दिखने का टॉपिक छेड़ दिया। फ्रांका दंग रह गई लेकिन खुशी से बोली, तुम्हारा असासिन पोषण पूरी तरह से पच गया है। सार्वजनिक रूप से और भारी सुरक्षा के बीच एक संसद सदस्य की हत्या ने निश्चित रूप से पाचन प्रक्रिया को आसान बना दिया। क्या ये पोषण पाचन का संकेत है? लूमियन अपनी हैरानी और उलझन को छिपा नहीं सका। मुझे केवल पहला आधा हिस्सा क्यों अनुभव होता है और दूसरा क्यों नहीं? फ्रैंका ने उसे शक के साथ देखा। आपने इसे पहले कभी अनुभव नहीं किया? फिर आप आगे कैसे बढ़े? न केवल मुझ पर लगी सील टर्मीबोरोस को रोक रही है, बल्कि यह मेरी कुछ मिस्टिकल इंद्रियों को भी प्रतिबंधित करती है। सही बात है, सील मेरे अंदर रहती है। इसका शून्य प्रभाव होना असंभव है। लूमियन ने एक धुंधला सा अंदाजा लगाया और लापरवाही से इसे टाल दिया। ये इतना साफ नहीं था। फ्रैंका, जो अपनी महिला साथी के बारे में ज्यादा चिंतित थी, उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और उत्सुकता से जेना से पूछा, तो क्या आपने एक्टिंग के प्रिंसिपल्स को समराइज कर लिया है? एक्टिंग प्रिंसिपल्स? जेना ने एक पल के लिए सोचा। हत्या के बाद मैंने कई प्रिंसिपल सीखे। हाँ, हत्या अपनी जान जोखिम में डालने का मामला है। ये सजा का अंतिम रूप है, उन अपराधियों के लिए एक आपदा। उत्साहपूर्वक एक्टिंग मेथड में गहराई से जाते हुए और जेना के साथ एक्टिंग प्रिंसिपल्स पर चर्चा करते हुए फ्रांका को अचानक लूमियन की मौजूदगी याद आई। क्या क्या बात है? उसने अपने साथी की ओर देखा जो सोफे पर बैठ गया था। लूमियन ने उसकी ओर देखा और इशारा किया कि उन्हें प्राइवेट में बात करने की जरूरत है। जेना तुरंत समझ गई, कपड़े बदलने के लिए माफी मांगी और गेस्ट बेडरूम में चली गई। लूमियन ने अपनी आवाज धीमी की और फ्रांका से कहा, तुम हेला के बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो किस तरह की इंसान है? चैप्टर 270 अग्रीमेंट पार्ट 1। मैडम हेला, आप उन्हें कैसे जानते हैं? फ्रांका की शुरुआती रिएक्शन हैरानी और अचरज भरी थी। उसे जल्दी ही याद आया कि लूमियन की बहन मगल भी कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी की मेंबर थी। उसने हड़बड़ी में पूछा, क्या आपकी बहन ने आपसे मैडम हेला का जिक्र किया था? लूमियन ने सिर हिलाया। न केवल उन्होंने उनका जिक्र किया, बल्कि उन्होंने मुझे मैडम हेला के मैसेंजर को समन करने का मंत्र भी दिया। क्या उन्होंने सुझाव दिया था कि मुसीबत आने पर आप मैडम हेला से मदद मांगे? फ्रांका ने कयास लगाया, क्या आप मैडम हेला के मैसेंजर को समन करने और ये पूछने का प्लान बना रहे हैं कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? एक तरह से, लूमियन ने कंफर्म किया। मैंने पहले ही मैडम हेला से कनेक्शन बना लिया है और उनके मैसेंजर को समन किया है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि कॉर्डो की तबाही के दौरान मेरी बहन की कुछ हरकतें असामान्य थीं। ऐसा लगता है कि ये मैडम हेला से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि मुझे उनसे सीधे सवाल करना चाहिए या नहीं। यह देखते हुए कि लूमियन ने कॉर्डो की आपदा या औरोर के असामान्य व्यवहार के बारे में और डिटेल्स नहीं दी थीं, फ्रैंका समझ गई और उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसने विचार किया और जवाब दिया, पर्सनली, मैं मैडम हेला पर भरोसा करती हूँ। धिक्कार है, आपने मुझे बताए बिना ही उनसे कनेक्शन बना लिया। खैर, वो दिव्य रास्तों पर कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी की सबसे एडवांस मेंबर्स में से एक हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि वो कॉर्प्स कलेक्टर पाथवे से ताल्लुक रखती हैं। न केवल वो स्वेच्छा से अपना ज्ञान और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती हैं, बल्कि जब भी संभव हो वो सहायता भी प्रदान करती हैं। वो जिन आइटम्स का ट्रेड करती हैं वे उनकी कॉस्ट प्राइस से केवल थोड़े ही महंगे होते हैं। हम में से बहुतों के लिए आपकी बहन और मेरे समेत मैडम हेला एक भरोसेमंद बड़ी बहन की तरह हैं। उन्होंने हमें लाचारी, चिंता और अनिर्णय से बचाया है। हम उन पर अटूट भरोसा करते हैं। समझ गया, लूमियन ने राहत की सांस ली। मैं प्रॉब्लम के असली कारण को उजागर करने के लिए मैडम हेला के साथ ईमानदारी से बातचीत करूंगा। इस मोड़ पर उसने सब्जेक्ट बदल दिया। क्या आपकी मेजर आर्काना कार्ड कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के बारे में जानती हैं? मैंने उनसे सीधे इसका जिक्र नहीं किया है। मैंने बस इतना कहा था कि मैं एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गई हूं जो आपसी मदद प्रदान करता है। हालांकि वो रिसर्च सोसाइटी की स्थिति से वाकिफ लगती हैं, फ्रैंका ने अनजाने में अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे शक है कि मैं टैरो क्लब में कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी की अकेली मेंबर नहीं हूं। अपने बचे हुए शंकाओं के दूर होने पर लूमियन मुड़ा, मुस्कुराया और हाथ हिलाया।
मैं मैडम हेला के मैसेंजर को समन करने जा रहा हूँ। अरे अभी जल्दी है। वापस जाने से पहले कुछ घंटों के लिए फाइटिंग ईविल खेलना चाहते हो? फ्रैंका ने, जिसे जल्दी सोने का शौक नहीं था, कुछ मनोरंजन ढूंढने की कोशिश की। लूमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया। जब वो ओबर्ज ड्यू कॉकडोर के रूम 207 में लौटा, तो लूमियन ने हेला के मैसेंजर को समन करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने कागज का एक टुकड़ा खोला और एक बार फिर मैडम मैजिशियन को लिखा। उसने संक्षेप में कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी का जिक्र किया और डेमीगॉड को सूचित किया कि औरोर जब होश में थी तब अधिकारियों से गुमनाम रूप से मदद लेने के लिए तैयार थी। हालांकि उसने सलाह के लिए हेला के मैसेंजर को समन नहीं किया था, जो लूमियन के सपने में उसके व्यवहार के साथ मेल नहीं खाता था। उसे नहीं पता था कि औरोर किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन थी या हेला के साथ कोई समस्या थी। जल्द ही मैडम मैजिशियन ने एक साधारण लाइन के साथ जवाब दिया, हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर हेला भरोसेमंद। लूमियन रिलैक्स हुआ और मैडम हेला को लेटर लिखना शुरू किया। लेटर में उसने स्पष्ट रूप से औरोर की असामान्यता की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या उसे कोई लेटर मिलना छूट गया था। प्रक्रिया में माहिर होने के कारण लूमियन ने वेदी में मामूली बदलाव किए और सामग्री बदल दी। उसने फुर्ती से एक इंसानी खोपड़ी को समन किया, जो शुद्ध चांदी से बनी हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने खोपड़ी की आंखों के सॉकेट्स में खामोशी से जलती हुई पीली सफेद लपटों को देखा, पायरोमेनियक लूमियन ने पहले से कहीं ज्यादा खतरे का एहसास महसूस किया। शुद्ध चांदी की खोपड़ी ने लेटर को जकड़ लिया और अपने चारों ओर के घने अंधेरे में गायब हो गई। लूमियन ने वेदी को साफ करने में जल्दबाजी नहीं की और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जैसे जैसे समय बीता, अचानक उसके सामने लकड़ी की मेज पर एक लेटर प्रकट हुआ। लूमियन ने लेटर खोला और पीली मोमबत्तियों की रोशनी में उसे स्कैन किया। मुझे इस साल फरवरी से मगल का कोई लेटर नहीं मिला है। मुझे शक है कि किसी ताकत ने मगल को प्रभावित किया था, जिससे उसने मुझसे मदद लेने से परहेज किया। मैं आने वाले दिनों में ट्रायर में रहूंगी। यदि आप चाहें तो हम मिलकर आपकी बहन और कॉर्डू की आपदा के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लूमियन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। जब आप ट्रायर पहुंचेंगी तब हम समय और स्थान तय कर लेंगे। अनुष्ठान समाप्त करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगली सुबह अभ्यास के बाद वो गार्डनर मार्टिन के विला पहुंचा। राट क्रिस्टो और जायंट साइमन पहले से ही वहां थे। गार्डनर मार्टिन धीमी आवाज में बोला, मेरे पास आप सभी के लिए एक मिशन है। ठीक दोपहर में अंडरग्राउंड ट्रायर से कुछ लेकर आएं और उसे रू डे फॉन्टेन्स लाएं।